जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई एविन सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए जीके की और साइंस की जो क्लासेस हो रही हैं आपकी, उसमें आज हम साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देखिए भाई, आज जीके कंप्लीट नहीं हो पाएगी, लेकिन कल मैं कोशिश करूँगा कि जीके और साइंस दोनों आपकी करवाऊँ। देखो भाई, आप जानते हैं कि टाइम की बहुत कमी होती है, फिर भी मैं किसी तरीके से बीच बीच में आपकी क्लासेस जो है ये ले लिया करता हूँ। फिलहाल आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। ज़िंदगी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ समझ नहीं आ रहा है कि काम करें या पढ़ाई। ये कोई कहने की बात नहीं है भाई, ये बिल्कुल बात सच है कि कुछ पता भी नहीं है इस समय कि हम क्या करें, क्योंकि एक तरीके से घर में बड़े होने की जिम्मेदारियां हैं। बड़े हो या छोटे हो, जब आप बड़े हो गए हो उम्र में, अब आप इस उम्र के पड़ाव में गुजर रहे हैं कि आपको काम करने की ज़रूरत है। घर वालों की कोई भी बात आप अगर माने तो उसमें मेन पॉइंट सही है भाई। मेन बात यही है कि कुछ काम धंधा करो, बैठे ना रहो। हर कोई आपसे यही कहेगा और ये जाहिर सी बात है कि आप सभी को समझना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक मोड़ ये है कि हम पढ़ाई करें अपनी या फिर काम करने जाएं। अगर हम काम करने चले जाएंगे तो हमारी पढ़ाई जो है ये गड़बड़ हो जाएगी, मतलब रूटीन जो है गड़बड़ हो जाएगा। और अगर हम काम ना करें तो हमारे जो जिम्मेदारियां हैं वो और बढ़ती चली जाती हैं। फिलहाल आपको किसी भी तरीके से मैनेज करके और इन्हीं कठिनाइयों का सामना करके संघर्ष करते हुए अपने जीवन को, अपने फ्यूचर को और भी बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए। आइए आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में हम साइंस के टॉप क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जो कि फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं भाई। और मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस आपके टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। अब ये टीसीएस द्वारा पूछा गया है और आप भी जानते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती जो है ये, इसमें भी आपके अब इसी लेवल सवाल आने वाले हैं टीसीएस कंपनी से संबंधित, है ना भाई। तो आपको हर एक लेवल के सवाल को अच्छे ढंग से समझना चाहिए। शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। देखिए, पहले आपको थोड़ा सा इजी लेवल सवाल दिखेगा और उसके बाद आगे आगे जिस तरीके से हम क्लास बढ़ाते हुए चलेंगे, आपको हाई लेवल क्लास जो क्वेश्चन हैं ये मिलते चले जाएंगे। एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है कि 1 पाउंड जो है ये कितने औंस के बराबर होता है। देखिए, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ताकि हम कम समय में अपने सभी प्रश्नों को कवर कर पाएँ। चूँकि हमारा मेन टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करना। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 1 पाउंड बराबर कितना होता है भाई? देखो, 1 पाउंड बराबर होता है 16 औंस। राइट हो जाएगा। 1 पाउंड बराबर होगा भाई आपका 16 औंस। तो जो भी डी यहाँ पे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि मोहस पैमाने का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है। CHSL में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बताइए। देखिए, अगर आपके पास थोड़ी सरसराहट की आवाज़ आ रही है भाई, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, चूँकि फ़ैन चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मोहस पैमाने का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज की कठोरता को मापने के लिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मोहस पैमाने जो हैं इसका सबसे पहले जो मतलब बनाए थे, वो बनाए थे 1812 यानी 1812 में जर्मनी के भूवैज्ञानिक फ्रेडरिच मोहस ने। इन्हीं के नाम पे मोहस पैमाने का नाम मोहस रखा गया। अगला सवाल है कि 1 नैनोमीटर जो है किसके तुल्य या फिर किसके बराबर होता है। CHSL में पूछा गया सवाल है कि 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा 1 नैनोमीटर जो है ये 10 की घात -9 के बराबर होगा। ये होता है 1 नैनोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10 की घात -9। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, एसएससी जेईई मैकेनिकल में पूछा गया सवाल है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। देखिए, वाट के बारे में आप जानते हैं कि वाट जो है ये विद्युत शक्ति का एक एसआई यानी स्टैंडर्ड यूनिट, दैट मीन्स ये आपका जो एसआई यूनिट होता है वो है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से अच्छे लेवल के सवाल आपके आ रहे हैं, हर एक सवाल को अच्छे ढंग से समझना होगा, ठीक है। ऊपर जो 3-4 क्वेश्चंस दिए गए थे ये इजी लेवल के थे, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 से ही थे। मापन एवं जो आपके होते हैं उपकरण, उसी से संबंधित थे। अब आगे भी 2-4 क्वेश्चन उपकरण से ही हैं, लेकिन अच्छे लेवल के सवाल हैं।
जेई मैकेनिकल में पूछा गया है, पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। अगला सवाल है आपके सामने, मीटर जो वाहन की चाल मापता है क्या कहलाता है। बहुत गजब का सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। अब समझिएगा मेरे प्यारे भाई, अब वाहन की चाल मापता है, चाल मापता है कहने का मतलब है कि आपकी स्पीड मापेगा भाई, स्पीड मापेगा और इसे आप स्पीडोमीटर कहेंगे। स्पीड जो मापता है उसे स्पीडोमीटर कहेंगे। हमसे पूछा गया है कि मीटर जो वाहन की चाल मापता है, चाल मापता है भाई, और इसमें ऑप्शन जो है स्पीडोमीटर नहीं दिया गया, चाल मापी होगा नहीं, इतना समझ जाओ। और इस चाल मापता है इसका मतलब कि यहाँ पर जो होगा वो होगा दूरी मापने का, और दूरी मापने का जो यंत्र है उसे कहते हो ओडोमीटर। क्या कहते हो आप? ओडोमीटर कहते हो। ओडोमीटर को हिंदी में पथमापी कहा जाता है, तो ओडोमीटर को हिंदी में पथमापी कहा जाएगा, वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायुदाब मापी जो है भाई ये आपका बैरोमीटर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि सक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सीजीएल में पूछा गया सवाल है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सक्सटेंट उपकरण का प्रयोग जो है ये किस में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नौ संचालन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नौ संचालन में। देखिए समझिएगा, थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है। सक्सटेंट एक ऐसा उपकरण है जो दृष्टिगत दो वस्तुओं के बीच बने कोण को जो होता है उसे मापने के लिए या फिर कोण के मान को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। उपकरण का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया। खोज जो है जॉन हैंडले और थॉमस ग्रॉडफे ने 1730 में किया था। प्रारंभ में इसका प्रयोग जो है खगोलीय वस्तुओं के लिए किया जाता था, परंतु आज के समय में इसका जो प्रयोग है ये मुख्य रूप से नौ संचालन में किया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। किसी पदार्थ के डैश को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। थोड़ा सा समझिएगा, आपको थोड़ा मतलब टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। फिर से एक बार सवाल समझिए। किसी पदार्थ के डैश को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। भाई किसी पदार्थ के कार्यफलन को, राइट क्या होगा, कार्यफलन को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में हम कार्यफलन को कहेंगे। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, CHSL में पूछा गया है। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को क्या कहते हैं। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण। समझिएगा, कहने का मतलब है कोई एक जैसे कोई भी प्रणाली है उसे आप बाहरी बल के द्वारा हस्तांतरण करते हैं ऊर्जा के रूप में। दैट मीन्स ये हुआ कि कोई भी चीज़ है अगर आप उसे धकेलते हैं और ऊर्जा के रूप में भाई, और ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, ऊर्जा का जो यांत्रिक रूप है उसका हस्तांतरण होता है, तो उसे आप कार्य या फिर वर्क या फिर काम कहेंगे। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। देखिए, आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो भी मित्र नए आए हैं, जो पुराने हैं उनको जानकारी मिल चुकी है। फिलहाल जो नए हैं उनको बता दें, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। ई बुक आपकी इमेज और कलरफुल है। 8948667652 पे व्हाट्सएप करके इसे परचेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक तोप का एक गोला दागा गया, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है।
एक तोप का एक गोला दागा गया। जैसे मान लीजिए कि कोई एक यहाँ से ये कोई एक तोप है, यहाँ से कोई एक गोला दागा जाता है और जब गोला दागा जाता है तो ये गोला जो है ये ऐसे होते हुए पृथ्वी पर आकर गिरेगा और जब ये इस तरीके से अपना एक मतलब आकार बना ले तो उसे कहते हैं प्रक्षेप्य आकार। और जो ये दूरी तय की गई है या फिर जो इसकी गति है इसे कहते हैं प्रक्षेप्य गति और ये आपका पथ परवलयाकार होता है। इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका होगा प्रक्षेप्य गति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रक्षेप्य गति, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके साथ। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण जैसे पानी की टंकी की दीवार में कोई छेद होने पर छेद से बाहर निकलते हुए जल की धारा की गति। जैसे कोई एक पानी की टंकी है और या फिर गाइस एक तरीके से कहा जाए कि आपने देखा होगा जो छत का आप पानी होता है, जब बारिश होती है तो उसका पानी जो है निकलता है छत से, वो भी इसी प्रकार से होता है। और किसी खिड़की द्वारा फेंके गए गोले की गति, ये सब जो हैं ये आपके प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। देखो, अगर कोई वस्तु है, यहाँ पे अगर आप पृथ्वी पे खड़े हैं, यहाँ से अगर आप कोई वस्तु फेंकते हैं और ये जब अपने बिल्कुल अधिकतम ऊंचाई यानी कि v बराबर पे पहुँचेगी तब, और वहाँ से जब नीचे आएगी तब इसका वेग जो है ये आपका थोड़ा थोड़ा फिर से ये बढ़ेगा। लेकिन जब ये बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएगी तो v जो है इसका अंतिम वेग जो है ऊँचाई वाला ये बिल्कुल शून्य होगा। तो जब ये अंतिम पे पहुंचेगी तो इसका जो वेग है ये शून्य होगा। ऑप्शन ए राइट होगा, शून्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, इसको समझिए। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति डैश के दौरान होती है। इसका आंसर आप बताएंगे। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी ये बेहतरीन मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो भी मित्र हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान उसके वेग का 36 घटक जो है ये कैसा होता है, स्थिर होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उसके वेग का 36 घटक स्थिर होता है। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझिए, पृथ्वी का जो प्लान वेग है ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर कोई भी व्यक्ति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई पिंड फेंकता है तो वह जो है वो पिंड गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा और फिर से दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। यदि किसी पिंड को इस गति से प्रक्षेपित किया जाए, दैट मीन्स पलायन वेग से, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो वह पृथ्वी पर नहीं आएगा। ठीक है भाई, यह है प्रक्षेपण के नियम का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है आपके सामने, किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए या फिर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, कोई मतलब नहीं है, लेकिन डूबा हो पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। कौन सा वैज्ञानिक परिघटना को स्थापित करने वाला ये पहले व्यक्ति थे। समझिएगा थोड़ा सा, स्टेनोग्राफर में पूछा गया सवाल है, 2021 का है। किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई एक गिलास लीजिए, गिलास में आप कोई भी एक टुकड़ा डालिए, अगर आप यहाँ पे कोई भी एक टुकड़ा डालते हैं तो ये जो टुकड़ा ये अपने आयतन के बराबर जितना भी पानी है वो बाहर फेंक देगा। इसे क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। और मेरे प्यारे भाई, आप ये भी जानते हैं कि आपने सवाल भी पढ़ा होगा कि अगर कोई बर्फ़ का टुकड़ा एक पानी भरे गिलास में डाला जाता है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने सुना होगा कि वो अपरिवर्तित रहता है। इसका मुख्य कारण यही है क्योंकि जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी के गिलास में डाला जाता है तो वो अपने आयतन के बराबर पानी जो है पहले ही बाहर फेंक देता है। तो जब वो बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही अपने आयतन के बराबर पानी फेंक चुका है। तो इसे क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ते अगला सवाल है आपके सामने, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। किसके आधार पर। लैक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता को मापता है। जहाज़ पनडुब्बियाँ हाइड्रोमीटर जो है मेरे प्यारे भाई ये आपका जो नमी है उसको मापता है हाइग्रोमीटर। और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इसे डिज़ाइन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीडी में पूछा गया सवाल है।
अगला सवाल है आपके सामने, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका मेन जो कारण है ये है सयानता, और इसके अलावा जो उत्प्लवन नियम है, उत्प्लावन ये इसका मुख्य कारण है भाई। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा, सयानता और उत्प्लावन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापते हैं? देखिए, हर्ट्ज जो है इसे आप HZ से प्रदर्शित करेंगे, और इसमें हम ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है, इसे हम मेजरमेंट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ध्वनि की आवृत्ति। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? देखो, वेलोसिटी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, यानी आयाम, और जो तरंग दैर्ध्य है, वेलोसिटी है, ये सब है, वेग भी है। नेचर, इसकी प्रकृति कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेचर जो है ये इसकी कोई भी विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, इसको समझिए। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल, यूपी पुलिस के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल ओपन किया गया है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐड हैं, आप भी चाहें तो ऐड हो सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा। जो भी प्यारे भाई बहन जुड़ना चाहते हैं वो कमेंट में बताएंगे, मैं उसको लिंक ऑफिशियली रिप्लाई कर दूंगा। वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। किसी तार वाले वाद्य यंत्र में पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता वो किस पर निर्भर करती है? वो ध्वनि तरंग के, यानी कि उसके कंपन के जो रूप होते हैं, यानी ध्वनि तरंग के जो रूप होते हैं, ये उस पर निर्भर करेगी वाद्य यंत्र में पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? बहुत ईजी सवाल है, वैसे ही नहीं MTS में पूछा गया है। शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया सवाल है कि किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में करते हैं। देखिए, आपने इसके पहले सुना होगा आर्गन। देखो भाई, आर्गन और नाइट्रोजन दोनों का किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हालांकि मुख्य रूप से कहा जाए तो आर्गन जो है ये आपका गाइस, जैसे आपने सुना होगा 100 वाट का बल्ब, तो इसमें आपका आर्गन ज़्यादा होता है, और जबकि एक तरीके से कहा जाए तो नाइट्रोजन भी होता है। तो राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। नाइट्रोजन या आर्गन आप कुछ भी कह सकते हैं, एक तरीके से ये एक ही है। अगला है कि विद्युत बल्बों के तंतु सामान्यतः किसके बने होते हैं? विद्युत बल्ब के जो तंतु होते हैं, तंतु मतलब आपने सुना होगा, कहते हैं कि फिलामेंट, है ना। आपने ये भी देखा होगा जो 100 वाट का बल्ब आता है उसमें आपने देखा होगा एक स्प्रिंग जैसा लगा होता है। जब बल्ब फ्यूज होता है तो वही स्प्रिंग टूट जाती है। तो जो स्प्रिंग टूट जाती है वो गलनांक के कारण होती है, क्योंकि गलनांक इसका उच्चतम होता है। जितना अधिक उच्चतम गलनांक होगा उतनी जल्दी बल्ब जो है फ्यूज होगा। बल्ब के तंतु सामान्यतः किसके बने होते हैं? टंगस्टन के बने होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, टंगस्टन के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नज़दीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है, और इस प्रकार उन्होंने विद्युतीय चुंबकत्व की खोज की। एक बार फिर से सवाल को समझ लीजिए। 1820 में किसने खोज किया था कि विद्युत धारा नज़दीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है, और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की। स्पेशल आपसे यही सवाल पूछा गया कि जो विद्युत चुंबकत्व है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, इस मतलब जो मैग्नेटिक है गाइस, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक है, इसकी जो खोज है किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कब किया गया? 1820 में। अगला सवाल है कि 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? पावर बैटरी का मतलब मेरे प्यारे भाई कि जैसे कहा जाए विद्युत बैटरी का आविष्कार जो है किसने किया था? CHSL 2022 में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बताइए। और भाई, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो क्लास को अपने प्यारे भाई बहन तक शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाता हूँ। तो ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका गाइस दायित्व बनता है कि आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करो।
1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत है और पावर बैटरी का आविष्कार जो है ये अलेसैंड्रो वोल्टा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलेसैंड्रो वोल्टा ने। अगला सवाल है कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज जो है ये किसने की थी? सापेक्षता के सिद्धांत की खोज जो है ये किसने की? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था? हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? बहुत इजी सवाल है, हालांकि फिर भी 2020 में पूछा गया CHSL में। राइट हो जाएगा ऑरविले और विल्बर राइट ने। ऑरविले और विल्बर राइट ये दोनों भाई थे, इसी वजह से आपने सुना होगा कहीं कहीं ऑप्शन में राइट बंधु देखने को मिलता है, तो आप राइट बंधु भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे। कब किया था इन्होंने इसका सफल उड़ान? 17 दिसंबर 1903 में इन्होंने इसका सफल एक उड़ान किया था और इसका नाम जो है ये राइट फ्लायर था। जो पहली बार विमान बनाया गया इसका जो नाम था ये राइट फ्लायर था और ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका पहला नाम क्या था? राइट फ्लायर। अगला सवाल है आपके सामने, IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता? IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? CGL में पूछा गया सवाल है। राइट हो जाएगा मेमोरी इंटरलीविंग। मेमोरी इंटरलीविंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? देखो, अगर हरा पत्ता का पौधा है, अगर आप उसमें लाल रोशनी में रख देंगे, हरा और लाल मिलकर कैसा हो जाता है भाई? हरा और लाल जब मिलेगा तो कैसा रंग देगा? काला रंग देगा ना भाई। तो राइट क्या हो जाएगा? काला दिखाई देगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? काला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन काला। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है इसको समझिए। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में भिन्नता होती है? किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट में भिन्नता होती है? इसका आंसर आप बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए। सही आंसर हो जाएगा दाब में भिन्नता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दाब में भिन्नता। अगला सवाल है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेज़ी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे स्टेशन पर खड़े जो व्यक्ति होती हैं वो ट्रेन की ओर खिंचाव क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उनके बीच तेज़ी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर आता है, यानी उसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, डिस्टेंस होता है। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक ट्रेन की गति किस प्रकार का उदाहरण है? एक ट्रेन की गति जो है किस प्रकार का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, रूपांतरण का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूपांतरण का। तो यहाँ पे हमने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप ये बेहतरीन मेहनत, ये आज की हमारी जो मेहनत है ये आपको अच्छी लगी होगी। भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। सवाल है आपसे कि बल का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बल का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत इजी भी है। देखते हैं कि इसका आंसर कौन कौन ऑफलाइन कमेंट में भाई, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।